हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड से बाहर हो रही होती हैं। तो आज एक इंपॉर्टेंट मैच खेला गया, एक इंपॉर्टेंट सीरीज का आगाज था आज। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में 2-1 से सीरीज जीत कर आ रही थी और इंडिया इंडिया में 3-0 से श्रीलंका को सीरीज हराई थी। और इन दोनों के बीच में मुकाबला देखना था। लोग यही कयास लगा रहे थे कि ये मैच न्यूजीलैंड काफी टफ टाइम देगा इंडिया के लिए। और बिलीव मी, हुआ ही ऐसा। वो लोग हैं जो कहते हैं कि वनडे क्रिकेट का अब नामो निशान खत्म हो रहा है, वनडे क्रिकेट में वो अब इंपॉर्टेंस नहीं रहा, वनडे क्रिकेट में वो रोमांचक मैचेस देखने को नहीं मिलते हैं। लुक एट दिस मैच, यू विल गेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस इन दिस मैच। वेदर इट्स थ्रिल हो, चाहे एडवेंचर हो, चाहे एक यंगस्टर का एक बड़े पटल पर खेलना हो, या फिर आप जब न्यूजीलैंड को डाउन एंड आउट कर चुके हो उसके बाद न्यूजीलैंड का पलटवार हो, तो यहाँ पर सभी चीजें देखने को मिली। सबसे पहले इंडिया ने टॉस जीता। टॉस जीत करके बैटिंग किया हैदराबाद की पिच पर। यहाँ ये होम ग्राउंड होता है आपके मोहम्मद अजरुद्दीन साहब का, अंबती रायडू का, उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण का, उसके बाद आपका मोहम्मद सिराज का। यहाँ पर ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स निकले हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत ही नाम कमाए हैं। चाहे वो मोहम्मद अजरुद्दीन हो जो अपने स्टार्टिंग के 3 टेस्ट मैच में ही 3 सेंचुरी लगाए हों, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो जो 281 रन की इनिंग्स है उसको कोई नहीं भूल सकता, चाहे अंबती रायडू हो जो एक छोटे से प्लेस से आकर के एक बहुत बड़े लेवल तक वो गए, उसके बाद फिर बीच में गुमनाम हुए, फिर वो इंडियन टीम में वापस आए, आईसीएल ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। उसके बाद आपका मुंबई इंडियंस के लिए और फिर सीएसके के लिए खेलना और चैंपियन उनको बनाना। तो ये सारा कारनामा यहाँ के लोगों ने कर रखा था। मोहम्मद सिराज फर्स्ट टाइम प्लेइंग इन हिज होम ग्राउंड हैदराबाद, और उनका सपना था कि मैं यहाँ पर खेलूं इंडियन ट्राई कलर्स में, या इंडियन यूनिफॉर्म पहन करके अपने ही होम ग्राउंड पर खेलूं और एक अच्छा परफॉर्मेंस दूं। उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया और सभी को सम्मान करते हुए उन्होंने एक बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया। जहां पर सभी बॉलर्स मार खा रहे थे वहां पर सिराज एक स्टैंड आउट बॉलर साबित हुए और टीम इंडिया ये मैच को जीतने में 12 रनों से कामयाब हुई। और सबसे पहले बात करेंगे हम शुभमन गिल की। बॉस, ये जो लड़का है, ये जो प्लेयर है, ये स्टार्टिंग से ही मतलब अंडर 19 लेवल से ही लोगों के नज़र में आ चुका था कि ये एक बड़ा प्लेयर मिलने जा रहा है इंडिया को। एक बड़ा स्टेचर का, एक बड़ा जिगर वाला, बड़ा दिलेर बैट्समैन इंडिया को मिलने वाला है, जो कि अपोजिशन को आंखों पे आके डाल करके खेलता है। ये झलक हमने 2020 में जब अल्टीमेट सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की डाउन अंडर में 2021 में, जहां पर इंडिया 36 पे ऑल आउट हुई थी, वहां से ये बंदा जब निकला और ऐसा निखर कर आया टेस्ट मैचेस में कि उसके जो शॉट्स थे वो तो बहुत अल्टीमेट लगते हैं। जब बैट का जो साउंड होती थी वो बहुत ही धमाकेदार होती थी। वो बंदा वहां से निकल करके धीरे धीरे अपनी पहचान बनाना चालू किया। फिर वो वनडे क्रिकेट में पहचान बनाना, फिर इस साल से वो T20 आईपीएल में भी उन्होंने अपने गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली और उनको फाइनल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। वो शुभमन गिल आज डबल सेंचुरी उन्होंने हिट किया, जो कि मतलब 18 या 19 इनिंग में मोर देन 1000 रन, 1100 रन टू बी प्रिसाइज। उसमें से 3 सेंचुरीज है उनके नाम, 5 हाफ सेंचुरीज है। मतलब हर दूसरी इनिंग में ये बंदा हाफ सेंचुरी स्कोर कर रहा है। एवरेज इनकी ऑलमोस्ट 70 से 70 प्लस के आसपास होगी वनडे क्रिकेट में। 1000 रन बनाने वाले में 70 प्लस का एवरेज एकमात्र बल्लेबाज होंगे मेरे नज़र से जो इस तरीके से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, फॉर्म ऑफ सीजन और फॉर्म ऑफ जो उनका कैरियर है उसके भी अभी वो उस पर चल रहे हैं। और इसी तरीके के बल्लेबाज हमें इंडियन टीम को चाहिए थी जो ओपनिंग स्लॉट पर अपना नाम छोड़े और एक मतलब एक साउंड ऑफ अथॉरिटी होती है ना कि हाँ ये बंदा है तो मैच निकाल ले जाएगा। और क्या इनिंग खेली उसने, मतलब माइंड बॉगलिंग इनिंग थी। पहला उसने संभल कर खेलना चालू किया, उसके बाद फिर उन्होंने पेस किया, उसके बाद उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलना चालू किया। क्या स्पिनर हो चाहे वो पेसर हो, सभी को उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट दी। और जो उनके पुल शॉट्स है वो तो देखते ही बनते हैं, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो पेसर हो। तो जब पहला उन्होंने जो चार्ज किया
वो चार्ज किया था सेंटनर और ब्रेसवेल के खिलाफ स्पिनर के अगेंस्ट में। फिर जब वो सेट हो गए और जब वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने गए तो फिर वहां पर आपके फर्गुसन को उन्होंने अटैक करना चालू किया। फर्गुसन वही आईपीएल में इनके टीममेट रह चुके हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं कि फर्गुसन उनको कहाँ पर अटैक करेंगे, कहाँ पर उनका बॉल डालने का एरियाज होगा, उसको वो पहले ही से काउंटर करके और जो स्ट्रेट और जो पुल छक्के मारे हैं, बस 9 छक्के मारना, और वो भी इस तरीके की बैटिंग करते हुए निडर और सिंगल हैंडेडली वो अपनी टीम को 350 के आसपास ले गए, जिसमें से वो 200 रन अकेला शुभमन गिल ने बनाए। साथ देने के लिए आपके पास रोहित शर्मा थे, 34 रन बना करके आउट हुए। उसके बाद फिर इंडिया की 2-3 विकेट लाइन से धीरे धीरे गिर गई, मतलब 60 ऑट के आसपास इंडिया का एक भी विकेट नहीं गिरा था, और 90 और 100 के आसपास आते इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे। ईशान किशन आउट हो चुके थे, विराट कोहली जल्दी आज आउट हो गए, रोहित शर्मा अपने फॉर्म को ढूंढ रहे हैं, तलाश में है कुछ, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, कहीं एक एरर आ रहा है, मतलब ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म। मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं बोलूंगा इस प्लेयर को, बट वो जो कुछ उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है, कैप्टेंसी का ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर चल रहा है और वो एक रैश शॉट खेल रहे हैं और वहां पे आउट हो जा रहे हैं। लेकिन वो टच में दिख रहे हैं, अपने आप को फिट भी किया हुआ है उन्होंने, बॉडी के से जो फैट परसेंटेज है वो थोड़ा रिड्यूस भी हुआ है उनका, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो अपना एक लय हासिल कर लेंगे और एक बड़ी इनिंग खेल सकेंगे। उसके बाद आपके ईशान किशन आउट हो गए, फिर एक पार्टनरशिप लगती है आपके सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के बीच में 60-70 रन के ऑट के आसपास। इंडिया ने अपना जो रन रेट है वो अच्छा मेंटेन स्टार्टिंग से करके रखा हुआ था, मतलब मैं देख रहा था कि 6 के ऊपर या 6 के आसपास का रन रेट वो लेकर के चल रहे थे। फिर वो आउट होते हैं आपके सूर्य कुमार यादव, और फिर हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या थोड़ा सा इनिंग को स्लो खेला, लेकिन वहां पे पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत थी, क्योंकि इंडिया को एक रेस्पेक्टेबल 300 के आसपास पहुंचना था, तो एक पार्टनरशिप बिल्ड करने, क्योंकि रन रेट ऑलरेडी चल रहा था। तो वहां पर हार्दिक पांड्या को टाइम मिला, टाइम मिलने के साथ वो अपना समय पे क्रिच पे अपना समय गुजारे और उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड करना चालू किए। उनके तरफ से भी 70-80 रनों की पार्टनरशिप आई। उसके बाद आपके जब हार्दिक पांड्या आउट होते हैं तो फिर वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव, इन तीनों के साथ मिलकर के शुभमन गिल ने वो इनिंग को पुश किया। मतलब 42-43 ओवर के आसपास शुभमन गिल बहुत ही टायर्ड लग रहे थे और लग रहा था कि अपना विकेट थ्रो अवे करके चले जाएंगे, बट जो पिछला इनिंग वो विराट कोहली के साथ खेले थे, वहां से उनको ये चीजें समझ में आ गई कि एक इनिंग को बिल्ड कैसे किया जाता है और पारी को पूरा स्ट्रेच करके खत्म कैसे किया जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, विराट कोहली को टीम में रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो वो सीखे हैं वो अब पास ऑन करे अपने प्लेयर्स को, कि बॉस आप जब वहां पर खड़े हो गए हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लाइन को क्रॉस कराने की, ना कि कोई नया बल्लेबाज आएगा। और यही चीज विराट कोहली सूर्य कुमार यादव को भी सिखा रहे हैं, उसके बाद आपके शुभमन गिल को भी सिखा रहे हैं। ईशान किशन भी जब डबल सेंचुरी थे कर रहे थे तो भी वहां पर आपके मौजूद थे विराट कोहली। शुभमन गिल जब लास्ट टाइम सेंचुरी बनाया था श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर भी विराट कोहली मौजूद थे। तो विराट कोहली हमेशा होते हैं जहां पर लगता है कि बैट्समैन फंसा हुआ है, तो विराट कोहली ने जब उनको समझाया, अब उनके लिए सेंचुरी करना आसान हुआ। उसके बाद वो डबल सेंचुरी के पास गए, डबल सेंचुरी भी उन्होंने 3 छक्के लगातार मार करके किए, 182 से लेकर के डायरेक्ट वो 200 पर गए। उसके बाद वो यंगेस्ट बैट्समैन बने जो डबल सेंचुरी किया, 10th ओवरऑल 10th बैट्समैन है जो डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने ये पार किया, उसके बाद क्रिस गेल थे, मार्टिन गप्टिल थे, रोहित शर्मा हुए, रोहित शर्मा के बाद आपके बाद फकर जमान हुए, फकर जमान के बाद आपके ईशान किशन हुए, ईशान किशन के बाद आपके शुभमन गिल हुए। मैं 1-2 बैट्समैन का नाम भूल रहा हूँ, हो सकता है रोहित शर्मा ही 2 बार काउंट करके उसको 10th बैट्समैन या 10th बैट्समैन का उनको मिला कि ये डबल सेंचुरी इन्होंने बनाया है। और बॉलर की बात करें न्यूजीलैंड के हिसाब से, तो न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक बहुत ही इनएक्सपीरियंस थी, देख के ही लग रहा था। सिपली हुए, चाहे लोकी फर्गुसन हुए, उसके बाद उनके मिचेल सैंटनर आते हैं, माइकल ब्रेसवेल आते हैं, और फिर उनके पार्ट टाइमर थे आपके
डैरल मिचेल हो गए, उसके बाद आपके टिकनर हैं। ये टिकनर तो उनके बेसिकली बॉलर हैं, लेकिन सभी का दिन आज ऑड था और किसी ने 9 ओवर में 74 रन दिया, किसी ने 10 ओवर में 77 रन दिए, किसी ने 10 ओवर में 69 रन दिए, 10 ओवर में 56 रन दिया सैंटनर ने। सैंटनर ही मेरे ख्याल से सबसे लोवेस्ट रन रहे, 10 ओवर में 56 रन दे करके 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। बाकी सभी जो बॉलर्स थे वो 6 के ऊपर से ही रन उन्होंने दिया है। और इंडिया 350 के आसपास जब पहुंच गई, उसके बाद जब न्यूजीलैंड टीम बैटिंग करने आई, न्यूजीलैंड टीम एक समय पर बिल्कुल कोलैप्स होते हुए नजर आई थी। जो उनके हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे, चाहे वो फिन एलन हो, डेवन कॉनवे हो, ग्लेन फिलिप्स हो, ये सारे धराशायी होकर के 130 रनों पर न्यूजीलैंड 6 विकेट अपनी गिर चुकी थी। उसके बाद से वहां पर सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल जब इनिंग को बिल्डअप करना चालू किए, तो वो पार्टनरशिप वो 160 रन्स पे लेकर के चले गए और ये ताबड़तोड़ इनिंग थी। आपके सैंटनर ने 60 और 70 रन आउट किया था। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल ने 140 तक अपने इनिंग को लेकर के गए और एक समय पे ऐसा लगा था कि माइकल ब्रेसवेल अकेले ये मैच जिता देंगे। मतलब 16-17 रनों की रन दरकार थी लास्ट 5 या 6 ओवर में, उसको वो खींच कर बंदा लास्ट के 2 ओवर में सिर्फ 24 रन का आंकड़ा रह गया था। और ये 2 ओवर में 24 रन बनते हैं, लेकिन विकेट न्यूजीलैंड के पास नहीं थी, इसलिए वो पीछे रह गए और 12 रनों से ये मैच हार गए। लास्ट में 19वां ओवर जो आपके हार्दिक पांड्या ने किया, वो लाजवाब बॉलिंग थी वहां पर, क्योंकि उससे पहले हार्दिक पांड्या ने जो ओवर डाला था उसमें 15-16 रन उन्होंने दिए थे और वेवर्ड रहे थे जरा, क्योंकि माइकल ब्रेसवेल की जो बैटिंग थी वो इसी तरीके से आ रही थी कि हर ओवर में 2 छक्के और 1 चौका मतलब लग ही रहा था, या फिर 2 चौके 3 चौके, इस तरीके से वो हिट कर बाउंड्रीज तो उनके लिए आसानी से हिट हो रही थी। और अगर लोकी फर्गुसन या फिर आपके टिकनर आउट नहीं होते तो बात कुछ और होती। लेकिन उसके बाद जो 20वां ओवर शार्दुल ठाकुर ने डाला, बॉस मुझे उसी समय से लग रहा था कि ये मैच शार्दुल ठाकुर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को हम लॉर्ड ऐसे ही नहीं बोलते हैं, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर बॉस अमेजिंग लक लेकर आता है। वो लोग इसको लक बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यार इसके पास स्किल है, इसके पास दिमाग है, इसके पास कॉन्फिडेंस है, इसके पास हर चीज है। इसको जब जब प्रेशर में डाला गया ये निखर के ही निकला है। आज भी पहला बॉल ये छक्का गया, सेकंड बॉल वाइड हुई इसकी, थर्ड बॉल पर ये आपके जो माइकल ब्रेसवेल थे वो तैयार थे शॉर्ट बॉल के लिए हो या फिर स्लोअर बॉल हो तो मैं आपको हिट करूं, लेकिन वो चालाकी से विकेट टू विकेट बॉल किया और मतलब ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ पे बॉल हुई, गिरी और वो एलबीडब्ल्यू करार दिए गए, उनके बैट पे वो शॉट कनेक्ट नहीं हुआ और वहां पर सीधे सामने वो प्लम दिखे। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बॉलर ये बैट्समैन ये इसको डेवलप करता है। मतलब उसको अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस आती है, इसको ये स्किल नहीं कि उसको कुछ सिखाएगा या उसको कुछ नर्चर करेगा। कॉन्फिडेंस अपने आप आती है कि बॉस मैं इस सिचुएशन से भी मैच निकाल सकता हूँ। एक डरा हुआ बॉलर हो, एक सहमा हुआ बॉलर, तो वो गलतियां कर देगा और वहां पर वो रन खा जाएगा। लेकिन जब कॉन्फिडेंस आपको आता है ना, आप इतने सालों से हाई प्रेशर हाई इंटेंशन मैचेस खेल रहे हो, आईपीएल में बाहर मुल्कों में जाकर के टेस्ट मैचेस खेल रहे हो, हाई सीरीज हाई लेवल के मैचेस खेल रहे हो, आपने ऑस्ट्रेलिया में जब आपको जब इस बंदे को जब मौका मिलता है ये परफॉर्म करता है। और इंडिया टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको मौका मिल रहा है और वो ग्रैब कर रहा है दोनों अपॉर्चुनिटी से। अभी सुमन गिल को मौका मिला हुआ है, ईशान किशन को मौका मिला हुआ है, इनको ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देना है। विराट कोहली इसी तरीके से टीम में आए थे 2009 से 2011 के बीच में, विराट कोहली की जगह नहीं बन रही थी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट मैचेस में सेंचुरी मारते चले गए और फिर एक टैग लग गया कि बॉस ये सेंचुरी मार करके मैच जिताने वाला प्लेयर है, आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। वरना 2011 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेलते या फिर कोई एक मैच्योर प्लेयर को खिलाया जाता जो 2011 के वर्ल्ड कप में रहता। लेकिन विराट कोहली उस समय यंगस्टर थे और अपने बैटिंग के ऊपर इतना वो कॉन्फिडेंस थे कि वो किसी भी नेशन के अगेंस्ट में सेंचुरी लगा सकते, इसलिए मौका मिला। और यही मौका को ग्रैब करना है बाकी प्लेयर्स को, जिसको मौका मिले 2, 3, 4 सेंचुरी आप फटाक से जड़िए। जिस तरीके से ये शुभमन गिल जड़ रहा है उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में ओपनर जो होगा वो शुभमन गिल ही होना चाहिए और उसको ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेयर है ये कॉम्पैक्ट है। ये आज की इनिंग में इसने दिखा दिया कि मैं स्पिनर के अगेंस्ट में भी गुड हूं, मैं पेसर के अगेंस्ट में भी गुड हूं, मैं जब हिटिंग करूं तो स्पिनर के भी अगेंस्ट कर सकता हूं और
स्पेसर के अगेंस्ट में, स्पिनर के अगेंस्ट में, दोनों के अगेंस्ट में हिट कर सकता हूँ और एकदम क्लीन स्ट्राइकर हूँ मैं बॉल का। ये आज इस बंदे ने बता दिया। बहुत दिनों से ये बंदा वेट कर रहा था अपने सिचुएशन का, अपने पोजीशन का, अपने मौके का, और वो जब मौका मिला उसको, उसने दोनों हाथों से भुनाया है। और यही कला बनाती है इंडियन टीम को। मुझे इंडियन टीम का जो कल्चर है ना वो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट से ही किसी को भी बड़े मैचेस में नहीं उतारते, वो ए टूर्स में भेजते हैं। उसके बाद फिर वो जिम्बाब्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, या छोटे छोटे कंट्रीज में जहां ट्रैवल, श्रीलंका हो गए, ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर इन प्लेयर्स को देकर लगाया जाता है, मौका दिया जाता है, फिर वहां पर वो अच्छे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद इनको टीम इंडिया में रेगुलर चांसेस मिलना चालू होते हैं। तो जब आदमी नीचे से रगड़ा खा के आता है ना, तो वो अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को समझता है कि मेरी यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे टीम मैनेजमेंट से क्या क्या रोल चाहिए, क्या मुझे रोल मिला है और मुझे क्या करना है। बहुत आसान था आपके सुमन गिल के लिए कि आराम आराम से अपना सेंचुरी कर लेते और आउट होके चले जाते, कौन बोलने जा रहा है। लेकिन उसने टीम के पोजीशन को संभाला और उसको लगा कि यहाँ पे अब मैं ही बैट्समैन हूं, तो मैं ही इसको अंत तक लेकर जाऊं। 48-49 ओवर तक मैच खेलना आसान नहीं होता। और हाँ, अब कुछ दोस्त यार कुछ इसमें ये बोलने आएंगे कि न्यूजीलैंड ने तो इतना अच्छा खेला और इंडिया लकी था, जीत गया, ये हो गया, वो हो गया, इंडिया, ब्रेसवेल ने अच्छा इनिंग खेला। बॉस, न्यूजीलैंड की जो इनिंग होती है ना, न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन होते हैं वो इसी नंबर पर आकर के खेलते हैं। न्यूजीलैंड का जो बैटिंग ऑर्डर होता है वो 5वें, 6वें, 7वें, 8वें तक से ही यहीं से शुरू होता है। तो ये कोई नया बात नहीं है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड में 7 विकेट इंडिया के गिरने के बाद या 6 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया उनको नॉकआउट क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो असली बैटिंग है वो यहीं से शुरू होता है। चाहे वो आप पास्ट में जेकब ओरम को ले लीजिए, क्रिस क्रेन्स को ले लीजिए, क्रिस हैरिस को ले लीजिए, स्कॉट स्टाइरिस को ले लीजिए, ये बीच में इनके एंड्रे एडम्स आया करते थे, 7वें 8वें पे डैनियल विटोरी आया करते थे, मैकुलम आया करते थे। तो ये जो इनका ग्रांट इलियट आना चालू किए थे 2015 के वर्ल्ड कप के टाइम पे, तो जो नीचे के जो बैट्समैन है ना, ऊपर वाले तो हमेशा अपना काम करके, पार्टनरशिप बनी तो भी ठीक है, नहीं बनी तो भी ठीक है, मतलब वो इसी तरीके से खेलते थे। जो न्यूजीलैंड की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है ना वो 5वें 6वें से ही शुरू होती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो माइकल ब्रेसवेल है जिन्होंने सेंचुरी मारा ना, ये पूरा जिंदगी अपना एज एन ओपनर खेला है। ये पूरी लाइफ अपनी जो क्रिकेट खेली है इसने, ये एज ए ओपनर खेलता था। तो जो ओपनर खेल रहा है वो प्रॉपर बैट्समैन है यार। 6वें 7वें नंबर पर उसको 8वें नंबर पर बैटिंग मत कराइए। सैंटनर हो गया, ये लोग ऑलराउंडर्स हैं, ये लोग प्रॉपर खेलते हैं, प्रॉपर बैट्समैन। तो इसमें कोई वो नहीं है कि न्यूजीलैंड इंडिया ने पुअर क्रिकेट खेला और ये खेला, उनकी बैटिंग ही यही है। आप न्यूजीलैंड की क्रिकेट हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, या न्यूजीलैंड की जो कोचिंग यूनिट है वो अपने प्रॉपर बैट्समैन ऐसी पोजीशन पे रखते हैं। हाल फिलहाल में ग्लेन फिलिप्स को आपने इनिंग जो देखा होगा, वो लोगों के लिए अचंभा होगा कि यार 5वें नंबर पर उतर के 6वें नंबर पर उतर के उसने ताबड़तोड़ खेल दिया। उनका वो स्ट्रैटेजी है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। इंडिया की स्ट्रैटेजी होती है कि जो टॉप 3 टॉप 4 बैट्समैन हो वो हमारे टॉप के होंगे और वही मैच जिताएंगे, या उन पे सारा दारोमदार होगा, नीचे वालों पे कम भरोसा किया जाता है। ये स्टार्टिंग से चला आ रहा है इंडिया का, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो, राहुल द्रविड़ हो, या फिर सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, युवराज हो, धोनी हो, विराट हो। नंबर टॉप 3 को ही मौका दिया। बीच में फिर रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली पे पूरी टीम चलती थी। लेकिन न्यूजीलैंड पे ऐसा नहीं होता। न्यूजीलैंड पे जो बैटिंग का जो मेन क्रम होता है वो 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें तक जाता है। एंड्रे एडम्स उनका एक प्लेयर हुआ करता था 2003-2004 में, वो नीचे आकर के मैच जिताया करता था। क्रिस हैरिस हो गए, क्रिस क्रेन्स हो गए, जेकब ओरम हो गए, ये सब पावर, स्कॉट स्टाइरिस हो गए, पावरफुल प्लेयर। पीटर फुलटन ओपनिंग तो आता था, फिर बीच में नीचे आना चालू किया। ब्रैंडन मैकुलम ओपनर थे, लेकिन जब स्टार्टिंग किया था अपने कैरियर तो नीचे आते थे, वो 5वें 6वें नंबर पे आते थे बैटिंग करने और ताबड़तोड़ मैच निकाल लेकर चले जाते थे। न्यूजीलैंड से कोई क्रेडिट नहीं है, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। पाकिस्तान से वो आ रहे थे, स्पिनर का वो फ्रेंडली के वो पिचेस के हैबिचुअल हो चुके थे, इसलिए उनको उतना परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं स्पेशल तारीफ करूंगा मोहम्मद सिराज की। बॉस, एक समय पे जब 290 पे 6 विकेट थे और 160 रन का पार्टनरशिप चल रहा था, वहां पर रोहित शर्मा खोज रहे थे कि कोई ऐसा बॉलर मिले जो मुझे विकेट निकाल कर दे। वहां पर मोहम्मद सिराज खड़ा हुए और एक ही ओवर में 2 विकेट निकाला उन्होंने, स्पेशली टिकनर की और सैंटनर की। जब वो देख रहे थे कि बॉल पे
कोई स्विंग नहीं है, कोई सीम मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो वहां पर वो बाउंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ये बॉलर का मानसिकता बताता है यार कि वो विकेट लेने के लिए जा रहा है, वो कुछ अलग ट्राई कर रहा है, कुछ अलग ही लेवल है और कुछ अलग ही लीग में चल रहा है वो। ये सिराज ने वर्ल्ड इंडियन क्रिकेट को ये बताया कि बॉस अब बुमराह की कमी खलने मैं नहीं दूंगा, आई एम ए स्पीयर हेड ऑफ योर बॉलिंग अटैक। तो बुमराह की कमी को उन्होंने पूरा किया और लास्ट जो डेथ बॉलिंग होती है वहां पर वो विकेट निकाल करके दे रहा है, वहां से टीम इंडिया वापसी की। वरना ये मैच निकाल कर ले जाते सैंटनर और ब्रेसवेल। आपने अच्छी तरीके से देखा, बस ब्रेसवेल को अगर कोई पार्टनर मिल जाता ना जो खड़ा हो जाए, वो मैच निकाल चुका था। लेकिन इंडियन टीम ने वापसी की और स्पेशली आपके जो 2 ओवर में 24 रन रह गए थे, वहां पर हार्दिक पांड्या ने जो सेकंड लास्ट ओवर डाला और सिर्फ 2 रन दिया और विकेट भी निकाला। अगले मतलब 4 रन दिया और एक विकेट भी निकाला। लास्ट के ओवर में 20 रन का टारगेट था, जो कि बहुत होता है, उसमें भी ऑलमोस्ट वो एक बॉल पर 7 रन बना चुके थे। 13 रन चाहिए थे 5 बॉल पर बनाना, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहां पे शार्दुल ठाकुर ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और बैट्समैन को डिसीव किया। मैं बोलूंगा बैट्समैन तैयार था कि शॉट आएगा तो मैं पुल करूंगा, आपका स्लोअर वन आएगा तो मैं स्ट्रेट डाउन द हिट करूंगा। वो बिल्कुल तैयार था, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि शार्दुल ठाकुर उसको उस जोन में या उस डेक पर बॉलिंग करेंगे जहां पर खेलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस जगह पे, क्योंकि वो सफल कर चुका था ऑलरेडी। मिडिल स्टंप ऑलरेडी दिख रहा था और उसके बाद वो फुल बॉल किया उन्होंने और बीट किया बैट को और सीधा एलबीडब्ल्यू प्लम। तो ये चीजें दर्शाती है। रोहित शर्मा न्यू कैप्टन है इंटरनेशनल लेवल पे, आपको उसको मौका देना पड़ेगा। वो सीखेगा नहीं, वो जब अपने बदमाशियों पर आएगा ना तब आपको वो दिखाएगा कि कैप्टनसी क्या होती है। अभी वो उसको लग रहा है ऐसा, उसके ऊपर बहुत कुछ चल रहा है। टीम मैनेजमेंट ने उनको एक टास्क दिया हुआ है, टीम मैनेजमेंट ने उनको बहुत कुछ दिया हुआ है कि बॉस हमें आईसीसी ट्रॉफीज चाहिए, तो वो सारे कुछ उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। और कैप्टन को ऐसा होना रिएक्टिव, हर आदमी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है यार। कुछ आदमी रिएक्टिव होते हैं, कुछ नॉन रिएक्टिव होते हैं। धोनी नॉन रिएक्टिव हुआ करते थे, वो रिएक्टिव है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बैक करना होगा रोहित शर्मा को। जब आपने कैप्टनसी उसको दे दिया 2023 वर्ल्ड कप तक वो कैप्टन रहेंगे, उसको बैक करना होगा, तभी ये टीम इंडिया बनेगी। और मार्क माय वर्ड, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में अलग लेवल पे खेल के जाएंगे। जो आपने 2015 वर्ल्ड कप में ब्रेंडन मैकुलम को देखा था उस इनिंग को, ऐसी इनिंग खेलते हुए कि अपना कैप्टन होकर के ताबड़तोड़ वो इनिंग खेलते थे और एक तरफा मैच कर देते थे जब तक रहते थे क्रीज पे, उसी तरीके की आप इनिंग देखेंगे रोहित शर्मा से। और आप रनों के हर सीरीज में, हर मैच में आप रनों का अंबार देखिए। जब भी इंडिया टीम बैटिंग कर रही है, उनका प्राइम टारगेट है 300 प्लस जाना है हमें, क्योंकि उनको पता है कि अब ये 300 का गेम नहीं रह गया, 300 से ऊपर लेकर जाएंगे तभी आप सेफ और डिफेंसिव होंगे। इससे पिछला मैच में 390 गए, उससे पहले बैटिंग किए थे तो 350 गए थे श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद आपका न्यूजीलैंड के साथ आए 350, बांग्लादेश के साथ जो लास्ट मैच था वहां भी 350 पौने 400 तक पहुंचे थे हम। तो इस तरीके से टीम इंडिया का ये दिख रहा है कि वो 300 प्लस, मोर देन 300 प्लस को टारगेट कर रहे हैं। और उनके पास स्पिनर जब आ जाएंगे, क्वालिटी स्पिनर्स, और जब बुमराह और आपके रविंद्र जडेजा और आपके अक्षर पटेल हो गए, इस तरीके के बॉलर जब आएंगे, तब आप देखेंगे कि टीम इंडिया किस लेवल पर पहुंचती है और कहां से उनका वो आगे वो बढ़ते हैं और किस तरीके से वो टीम को लेकर जाते हैं। ये टीम इंडिया एक अनबीटेबल टीम इंडिया बन सकती है। तो विद दैट फ्रेंड्स, आई टेक योर टाइम ऑफ एंड आई विश कि टीम इंडिया सेकंड ओडीआई भी इसी तरीके से जीते और मैच में जो रोमांच बना रहना चाहिए। ये एक तरफा मैच मैं कभी भी फेवर में नहीं होता। न्यूजीलैंड आई है, वो भी अपना रंग दिखाए यार। और एक चीज मुझे रोहित शर्मा की बहुत अच्छी लगी, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे और हंस रहे होंगे, लेकिन वो जानता था कि ड्यू आएगी सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान होगा। लेकिन वो चैलेंज दिया अपने बॉलर को कि बॉस हम टॉस जीत करके बैटिंग करेंगे, मुश्किल समय पे हम बॉलिंग करेंगे, हम देखते हैं हम कैसा करते हैं क्या करते हैं। बट वो इस चीज से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया बॉलिंग वाइज में। लेकिन ठीक है, अब आप हर दिन आप एक तरफा मैच नहीं ना जीत सकते कि हाँ अपने 300 350 रन के मार्जिन से जीत रहे हो। आपको ये टफ टाइम जरूरी है, ये आपको मिलना चाहिए।
सामने वाले पोजीशन को आपको आप पता होना चाहिए कि भाई ये कभी भी और कहीं से भी मैच निकाल सकते हैं, तभी तो मैच देखने का मजा आता है। नहीं तो किस बात का मजा आएगा यार। टीम इंडिया आई, बैटिंग की, 350-400 रन बनाया, अगली टीम 100-150 पे ऑल आउट हो गए, घर चले गए, सो गए, खा लिए। लेकिन यहां पे आपका टेक्निकल एनालिसिस चालू होता है। आपके शुभमन गिल ने लास्ट के 6 ओवर में 65 रन मारे हैं, अपने खुद के 65 रन बनाए, तो ये वो बताता है कि वो एग्रेसिव इनिंग खेल सकता है। ब्रेसवेल, सैंटनर, ये सब अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। ये यही एनालिसिस किया जाता है कि किस समय पे कौन सा बॉलर मेरा सही साबित हो रहा है। रोहित शर्मा ने सिराज को होल्ड नहीं किया, सारे 10 ओवर्स उससे करवाए कि अगर वहां पे विकेट मिल जाएगा मैच वहीं खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग आएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे उनको कि रोहित शर्मा ने गलत लिया, कुलदीप यादव से बॉलिंग क्यों नहीं कराई, इससे क्यों नहीं कराया, उससे नहीं कराया। यार अगर आपको हार जीत ही देखना है तो रोहित शर्मा अपने बेस्ट अटैक को खिलाता और उसको वहीं पे खत्म करके मैच खत्म करवा देता। लेकिन सामने वाला भी खेलने आया है, वो भी आपको स्कोर कर रहा है, मार रहा है, आपको वहां पर पता चलता है कि बॉस कौन मेरा बॉलर किस सिचुएशन पे आइडल है, किस सिचुएशन पे वो मेरे को मैच निकाल करके दे सकता है। बहरहाल इंडिया टीम जीती, वी आर ऑल हैप्पी विद दैट। बट यहां पर उनको कुछ लर्निंग करने की भी जरूरत है, कुछ एरियाज में आपको वहां पर इंप्रूवमेंट की दरकार है, मैं यही बोलूंगा। उसके बाद टीम इंडिया और निखरेगी और आगे बढ़ेगी, और आगे जो वर्ल्ड कप का सफर है वहां पर हम जब पहुंचेंगे तब तक टीम इंडिया रेडी हो चुकी होगी। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ, आई टेक योर टाइम ऑफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर, कुछ नए चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।